हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सुमन हूँ और यह कहानी मेरी अपनी है। रामपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा, जहाँ सुबह की चाय की दुकानों से निकलती धुंध और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज़ें मिलकर एक खास माहौल बनाती थीं। मैं वहाँ के एक मेडिकल स्टोर में काम करती थी। 25 साल की उम्र थी मेरी, लेकिन जिम्मेदारियाँ 50 साल की लगती थीं। पापा की 2 साल पहले हुई सड़क दुर्घटना के बाद उनका एक पैर हमेशा के लिए कमज़ोर हो गया था। कर्ज का बोझ घर पर इतना था कि हर महीने ब्याज चुकाने के लिए माँ रात रात भर जागती रहती। मैंने बी फार्मा किया था, इसलिए स्टोर पर नौकरी मिल गई थी। सुबह 8 से शाम 8 तक दवाइयाँ बेचना, बिल बनाना और ग्राहकों की छोटी छोटी शिकायतें सुनना, यही मेरी जिंदगी थी। एक दिन स्टोर पर एक नया चेहरा आया, सफ़ेद कोट में, चश्मा लगाए, हल्की मुस्कान के साथ। बहन जी, मुझे ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ चाहिए। उनका नाम डॉक्टर आर्यन था। वे शहर के सरकारी अस्पताल से थे और हर हफ्ते गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाने आते थे। उन्होंने मेरे पापा की दवाइयों का नाम देखा और कहा, ये दवा थोड़ी महंगी है, लेकिन एक सस्ता विकल्प भी है जो बराबर काम करेगा। मैं कल कैंप में आपके पापा को खुद चेक कर लूँगा। उनकी बात में ना कोई दिखावा था, ना ऊंचाई, बस एक डॉक्टर की सच्ची चिंता। मैंने धन्यवाद कहा, लेकिन दिल में कुछ हल्का सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरे बोझ को थोड़ा सा उठा लिया हो। धीरे धीरे वे रोज़ आने लगे, कभी दवा लेने, कभी मेरे पापा की रिपोर्ट देखने। एक शाम जब स्टोर बंद होने वाला था, उन्होंने कहा, सुमन जी, आप रोज़ इतनी मेहनत करती हैं, कभी खुद का ख्याल भी रखा है? मैं हंस दी। डॉक्टर साहब, ख्याल रखने का समय कहाँ। लेकिन उस रात घर लौटते वक्त मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो मेरी थकान को देखता है। अगले हफ्ते जब वे कैंप में आए तो पापा को मुफ्त में चेक किया, दवा भी अपनी सैंपल से दी। माँ ने कहा, बेटा, भगवान ने भेजा है। मैंने चुपचाप देखा। आर्यन की नज़रें मेरी तरफ ज़्यादा देर नहीं ठहरती थीं, लेकिन उनमें एक सम्मान था जो मुझे कभी नहीं मिला था। दिन बीतते गए, हमारी बातें बढ़ने लगीं। स्टोर के पीछे वाले छोटे से बेंच पर बैठकर वे मुझे गांव के लोगों की बीमारियों के बारे में बताते। मैं उन्हें अपनी पढ़ाई की कहानियां सुनाती। एक दिन बारिश हो रही थी, स्टोर में कोई ग्राहक नहीं था। उन्होंने कहा, सुमन, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक डर सा रहता है, क्या बात है? मैंने पहली बार अपने कर्ज और पापा के ऑपरेशन की बात बताई। उन्होंने चुपचाप सुना, फिर बोले, डर मत, मैं कोशिश करूँगा कुछ मदद करने की। उस दिन से मेरे मन में एक नई उम्मीद जगी। जब वे शहर चले जाते तो दिन अधूरा लगता। मैं रात को सोते वक्त सोचती, क्या यह प्यार है या बस एक अच्छे इंसान का साथ? लेकिन मैंने खुद से कहा, सुमन, हकीकत देख, तेरे घर में कर्ज है, तेरी शादी का रिश्ता चल रहा है। और हाँ, घर में रिश्ते की बात चल रही थी। माँ ने एक व्यापारी परिवार का प्रस्ताव लाया था। लड़का दिल्ली में बिजनेस करता था। उसके पिता ने कहा था, शादी के बाद हम कर्ज का कुछ हिस्सा उतार देंगे। पापा ने कहा, बेटी, हमारी इज्जत और घर का भविष्य इसी में है। मैंने हामी भर दी, लेकिन दिल में आर्यन की याद आती तो आंखें नम हो जाती। मैंने आर्यन को सब बताया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ, तुम्हारा परिवार पहले है, हम दोस्त रहेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे गर्व भी हुआ और दर्द भी, लेकिन यही तो हकीकत थी। प्यार सपना है, जिम्मेदारी हकीकत। फिर एक दिन सब बदल गया। स्टोर पर मेरी सहकर्मी रिया थी। वह भी मेरी उम्र की थी, लेकिन हमेशा मेकअप और फ़ोन में लगी रहती। उसे आर्यन अच्छा लगता था, लेकिन आर्यन ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक शाम मैंने आर्यन को फ़ोन पर बात करते देखा। रिया ने पास से देख लिया। अगले दिन पूरे कस्बे के व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, चैट का, मेरे और आर्यन का, लेकिन वह फेक था। असल में हमने सिर्फ दवाइयों के बारे में बात की थी, लेकिन रिया ने एडिट करके लिखा था, आर्यन, तुम्हारे बिना दिन कटता नहीं, काश हम साथ होते, और नीचे एक हार्ट इमोजी। साथ में एक फेक ऑडियो भी था, जिसमें मेरी आवाज़ में कहा गया था, मेरे माँ बाप को मत बताना, वे मुझे व्यापारी लड़के से ब्याहना चाहते हैं।
कस्बे में आग लग गई। माँ ने फ़ोन देखा तो रोने लगी। सुमन, हमने तुझे इतना बड़ा किया, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा ने कहा, लड़की, अगर यह सच है तो घर छोड़ दे। व्यापारी परिवार ने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। हम ऐसी लड़की नहीं चाहते जिसकी अफवाहें पूरे कस्बे में हों। मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ गई। स्टोर मालिक ने कहा, सुमन, ग्राहक शिकायत कर रहे हैं, अगर इज्जत नहीं रही तो दुकान कैसे चलेगी। मैं रोई नहीं, लेकिन अंदर से टूट गई। रिया ने मुझे कॉल किया और कहा, अगर तू आर्यन से मिलना बंद नहीं करेगी तो और प्रूफ भेज दूंगी। तेरे पापा को हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर देखना। मैंने आर्यन से बात करना बंद कर दिया, फ़ोन साइलेंट रख लिया। लेकिन एक रात पापा की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द, सांस फूलना। डॉक्टर ने कहा, तुरंत ऑपरेशन चाहिए, 3 लाख लगेंगे। हमारे पास तो 1 लाख भी नहीं था। मैं रात भर अस्पताल के बाहर बैठी रोती रही। सुबह अचानक अस्पताल वाले आए और बोले, बिल का इंतज़ाम हो गया है, किसी चैरिटी फंड से। मैं हैरान थी, कौन? 3 दिन बाद आर्यन अस्पताल आए। उन्होंने कहा, सुमन, मैंने सब पता कर लिया। रिया ने फेक बनाया था। उसके फ़ोन में एडिटिंग ऐप के पुराने फाइल्स मिले। मैंने उसे कल रात कैंप में बुलाया था। मैं चुप रही। फिर आर्यन ने बताया कि रिया रोते रोते सब मान गई। वो कह रही थी, मुझे आर्यन पर क्रश था, उसने मुझे रिजेक्ट किया तो मैंने बदला लिया, अब मुझे बहुत पछतावा है। रिया ने खुद व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो डाल दिया, मैंने गलत किया, सुमन बिल्कुल निर्दोष है, मैंने चैट एडिट की थी, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। पूरे कस्बे में सन्नाटा छा गया। मेरे पापा ने मुझे गले लगाया, बेटी, हमने तुम पर शक किया, माफ़ कर दो। माँ रोती रहीं। व्यापारी परिवार के लोग भी आए और बोले, हमने बिना सोचे फैसला लिया, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात रिया की थी। उसने खुद मेरे पास आकर कहा, सुमन, मैंने तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि अफवाह कितनी तेज़ चलती है। अब मैं बदल गई हूँ। मैं अस्पताल में वॉलंटियर काम करूँगी। उसकी आंखों में सचमुच पछतावा था। उसने बाद में मेरे पापा के ऑन ऑपरेशन में भी अपनी छोटी मोटी मदद की। आर्यन ने मेरे परिवार से बात की, अंकल, मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ, ना कोई दहेज ना शर्त, बस उसका साथ। कर्ज भी मैं धीरे धीरे उतार दूंगा। पापा ने आंसू पोंछते हुए हामी भरी, बेटा, तूने हमारी इज्जत बचाई है। शादी बहुत साधारण हुई, मंदिर में, सिर्फ परिवार और कुछ दोस्त। रिया भी आई थी। उसने मुझे गले लगाया और कहा, तुम दोनों खुश रहना। मैंने सीख लिया कि जलन कभी किसी को खुशी नहीं देती। आज मैं आर्यन के साथ हूँ। वह अभी भी गांव में कैंप लगाते हैं। मैंने स्टोर छोड़ दिया है और अब उनके साथ क्लिनिक में मदद करती हूँ। पापा का ऑपरेशन सफल रहा, कर्ज भी कम होने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अफवाह फैलाते हैं वे भी बदल सकते हैं। रिया आज मेरी अच्छी दोस्त है। दोस्तों, इस कहानी से एक बात सीखिए, अफवाहों पर यकीन करने से पहले सच्चाई जान लीजिए। प्यार सच्चा हो तो हकीकत उसे और मजबूत बनाती है, कमज़ोर नहीं। और जो गलती करता है उसे सुधारने का मौका दीजिए, क्योंकि हर इंसान में बदलने की ताकत होती है। बस विश्वास और इज्जत को कभी मत तोड़िए। ज़िंदगी खुद सही रास्ता दिखा देती है। मेरा नाम प्रिया है। मैं दिल्ली के पास के एक छोटे से कस्बे मेरठ में रहती हूँ। पापा की मौत को 5 साल हो चुके थे। माँ अकेली मुझे पाल रही थीं। घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक छोटी सी छत और पुरानी साइकिल जिससे मैं स्कूल जाती थी। मैं वहीं टीचर थी, क्लास 5 और 6 की बच्चों को पढ़ाती थी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बच्चों की मुस्कान देखकर लगता था कि ज़िंदगी में कुछ तो सही कर रही हूँ। उस साल गर्मियाँ बहुत तेज़ थीं। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात को सीने में तेज़ दर्द उठा। मैं घबरा गई। पड़ोस की आंटी ने कहा कि नया डॉक्टर आया है, राहुल वर्मा, शहर से वापस लौटा है क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब थी। क्लिनिक बाजार में खोला था। मैं माँ को साइकिल पर बैठाकर ले गई। रात के 9 बज रहे थे। क्लिनिक पर ताला लगा था, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो एक लंबा साधारण सा लड़का सामने खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, चश्मा और थका हुआ चेहरा। जी, इमरजेंसी है? उसने पूछा। मैंने माँ की हालत बताई। वह तुरंत उठा, माँ को अंदर बिठाया। कोई फीस नहीं ली, सिर्फ दवा दी और कहा, कल सुबह फिर आइए, चेकअप कर लेंगे। माँ को घर ले आई तो वह बोली, बेटी, लड़का बहुत अच्छा है, आंखों में इज्जत है। अगले दिन मैं अकेली गई।
राहुल ने माँ का पूरा चेकअप किया। पता चला ब्लड प्रेशर हाई है और थोड़ी एनीमिया भी। उसने दवा लिखी और कहा, दीदी आप रोज़ आना, मैं खुद देख लूँगा। फिर हल्के से मुस्कुराया, और हाँ, स्कूल में पढ़ाती हो ना, मेरी छोटी बहन भी वहीं पढ़ती थी। बस यहीं से बात शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी क्लिनिक पर, कभी स्कूल के बाहर। जब वह बच्चों को लेने आता, वह बताता कि शहर में अच्छी जॉब थी, लेकिन पिताजी अकेले पड़ गए तो वापस आ गया। मैं बताती कि पापा के बाद माँ को कैसे संभाला। उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ ध्यान से सुनता था। एक दिन बारिश में मैं भीग कर क्लिनिक पहुंची। वह अपनी जैकेट मुझे ओढ़ा दी। प्रिया, भीग जाओगी तो कौन बच्चों को पढ़ाएगा? उसकी यह बात दिल में उतर गई। 2 महीने बाद हम दोनों पार्क में बैठकर बातें करने लगे। शाम के 7 बजे जब बच्चे खेल रहे होते, वह कहता, तुम्हारी आंखों में जो जज्बा है ना, वो बहुत कम लोगों में होता है। मैं चुप रहती, लेकिन अंदर से कुछ गुदगुदाता। कोई गिफ्ट नहीं, कोई फ़ोन पर घंटों बात नहीं, बस सम्मान। बस वह एहसास कि कोई है जो मेरी मुश्किल समझता है। माँ को भी वह पसंद आने लगा। कहती, बेटा जैसे लगता है। लेकिन असल ज़िंदगी कभी सीधी नहीं चलती। मेरे चाचा का बेटा विक्रम पहले से मुझे देख रहा था। चाचा का छोटा सा किराना स्टोर था, लेकिन कर्ज में डूबा हुआ। विक्रम ने फैसला किया था कि मेरी शादी से पैसे वसूल करेगा। एक दिन चाचा घर आए और बोले, प्रिया, विक्रम तुमसे शादी करना चाहता है, लड़का अच्छा है, घर संभालेगा। माँ चुप हो गई। मैंने साफ मना कर दिया, चाचा जी मैं अभी तैयार नहीं। उसके बाद विक्रम ने मुझे फ़ोन पर मैसेज करना शुरू किया, प्रिया सोच लो, तुम्हारी माँ की दवा का खर्च भी मैं उठा लूँगा। मैंने ब्लॉक कर दिया, लेकिन वह रुका नहीं। एक शाम पार्क में राहुल के साथ मैं बैठी थी। हम बस बच्चों की स्कूल की बात कर रहे थे। मैंने कहा, राहुल तुम्हारी वजह से माँ की तबीयत सुधर रही है। वह हंसा, ये मेरी ड्यूटी है, बस इतनी सी बात। लेकिन विक्रम ने कहीं से हमें देख लिया। अगले दिन पूरे कस्बे में एक वॉइस नोट घूमने लगा। उसमें मेरी आवाज़ थी, लेकिन कटी बनाई हुई। राहुल, तुम्हारे बिना मैं अकेली नहीं रह सकती। रात को मिलते हैं। आवाज़ मेरी थी, लेकिन बातें नहीं। विक्रम ने किसी पुरानी रिकॉर्डिंग को एडिट किया था। सुबह होते होते अफवाह फैल गई। पड़ोस की आंटियां फुसफुसाने लगीं। स्कूल में प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया। प्रिया, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। माँ रोने लगी। बेटी, लोग क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? मैंने कसम खाई कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। राहुल के घर भी खबर पहुंच गई। उसकी माँ ने फ़ोन किया, बेटा तू वापस शहर चला जा, यहाँ तेरी इज्जत खराब हो रही है। राहुल ने मुझे फ़ोन किया। आवाज़ में दर्द था। प्रिया, मुझे यकीन है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन माँ दबाव डाल रही हैं। मैं क्लिनिक बंद नहीं कर सकता, पिताजी का इलाज चल रहा है। मैं चुप रही, आंसू रोक नहीं पाई। उस रात मैंने सोचा, शायद ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाए। मेरी इज्जत, माँ का घर, सब कुछ दांव पर था। फिर असली मुसीबत आई। माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा, तुरंत एंजियोग्राफी करानी होगी, 5 लाख लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ? स्कूल की तनख्वाह तो मुश्किल से घर चला रही थी। चाचा ने फ़ोन किया, प्रिया विक्रम तैयार है, शादी कर लो, सारा खर्च वह उठाएगा। विक्रम ने मैसेज किया, अगर नहीं मानी तो और वीडियो भी हैं। मैं टूट गई, लेकिन राहुल आया। रात के 10 बजे अस्पताल में। उसने मेरा हाथ पकड़ा नहीं, सिर्फ कहा, प्रिया डरो मत, मैंने बैंक से लोन लिया है, माँ का इलाज पहले। मैंने इनकार किया। राहुल, लोग क्या कहेंगे? वह मुस्कुराया, लोग तो कल कुछ और कहेंगे, सच्चाई तो हम जानते हैं। अगले 3 दिन राहुल ने क्लिनिक के पैसे से इलाज चलाया। मैं रात रात भर माँ के पास बैठी रहती। एक दिन विक्रम अस्पताल आया। उसने मुझे कोने में खींचकर कहा, अब मान जाओ, वरना मैं राहुल की जॉब पर भी असर डाल दूंगा। उसके सीनियर को मैं जानता हूँ। मैं कांप गई, लेकिन उस रात राहुल ने मुझे बताया कि उसने विक्रम की पुरानी रिकॉर्डिंग्स चेक करवाईं। एक दोस्त था जो डिजिटल फॉरेंसिक करता था। पता चला कि वॉइस नोट एडिटेड था। असली बात सिर्फ इतनी थी कि मैंने राहुल से कहा था, आपकी वजह से बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। राहुल ने सबूत इकट्ठा किए। अगले दिन पूरे कस्बे में ग्रुप में सच्चाई भेज दी। विक्रम का चेहरा उतर गया। चाचा ने उसे घर पर बुलाया। विक्रम पहले चिल्लाया, मैंने सिर्फ प्रिया को चाहा था। लेकिन जब चाचा ने उसे थप्पड़ मारा और कहा,
तूने मेरी इज्जत भी बेच दी। तो विक्रम टूट गया। उसने रोते हुए माफ़ी मांगी। प्रिया दीदी, मुझे पछतावा है। मैंने सोचा था पैसे से सब कुछ खरीद लूँगा, लेकिन आज माँ की हालत देखकर समझ आया कि इज्जत के बिना कुछ भी नहीं। मैं खुद अस्पताल का बिल भर दूंगा। माँ की सर्जरी हो गई। 3 हफ्ते बाद वह ठीक हुई। राहुल की माँ भी आईं। उन्होंने मुझे गले लगाया। बेटी, मैंने गलत सुना, माफ़ करना। विक्रम ने चाचा के स्टोर को संभाला और शहर में एक छोटा सा कोर्स करके नौकरी की। उसने खुद कहा, अब मैं कभी किसी की इज्जत नहीं खेलूँगा। राहुल ने मुझे पार्क में बुलाया। वही पुरानी बेंच। उसने कहा, प्रिया, अब कोई अफवाह नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ तुम्हारी मर्जी। मैंने हाँ कहा। शादी सादगी से हुई। माँ ने आशीर्वाद दिया। चाचा ने दहेज में कुछ नहीं दिया, लेकिन विक्रम ने खुद आकर कहा, दीदी, ये मेरी तरफ से। आज हम तीनों साथ रहते हैं। राहुल क्लिनिक चलाता है, मैं स्कूल, माँ घर संभालती हैं। कभी कभी विक्रम आता है, चाय पीता है और कहता है, दीदी, आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई कितनी ताकतवर होती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो अफवाहों से नहीं टूटता। जब हम दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं बिना पूछे, तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो पछतावा भी इंसान को बदल देता है। राहुल ने कभी मेरा हाथ नहीं छुआ बिना इज्जत के। विक्रम ने गलती मानकर खुद को सुधारा, और मैंने सीखा कि असली प्यार वह नहीं जो जल्दी में फैसला ले, बल्कि वह जो मुश्किल में खड़ा रहे। जिंदगी में कभी अफवाहों को इतना बड़ा न समझो कि सच्चाई को छोटा कर दो, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है, और जो गलती करता है अगर उसे पछतावा है तो वह भी बदल सकता है। बस दिल साफ रखो और भरोसा रखो।